बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। Dear first year students, today we are going to start our lecture on the second topic of our first chapter, that is the level of biological organization। फर्स्ट ईयर के अजीज़ तलबा, आज हम अपना पहले चैप्टर का दूसरे लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। आज के इस टॉपिक के अंदर हमने ये देखना है कि जब हम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को स्टडी करते हैं तो उनको किन किन दर्जों पर उनकी लाइफ प्रॉपर्टीज़ समझने की जो है वो कोशिश की जाती है। तो इस एतबार से हम देखेंगे अपने इस लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम सबसे छोटे लेवल से और पूरी बायोस्फीयर लेवल तक, यानी पूरी वर्ल्ड के लेवल तक, एक एटम से स्टार्ट करके एक पूरी वर्ल्ड के लेवल तक जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी की कंस्ट्रक्शन है, उनके सेल की कंस्ट्रक्शन है, उनके अंदर लाइफ के प्रोसेसेस की जो तकमील होती है, ये किस तरह से सेल्स के मुख्तलिफ़ अज्ज़ा या उनकी बॉडी या उनके ऑर्गन्स जो है वो इनमें अपना अपना रोल प्ले करते हैं। तो इन लेवल्स को हमने देखना है। तो आज हम पहले 4 लेवल्स पर बात करेंगे, जिसमें बायो एलिमेंट्स का तारुफ है, और उसके बाद जो सबसे पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल, फिर मॉलिक्यूलर लेवल है, और उसके बाद ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। So in today's lecture we are going to start the understand the organization of the living organisms at 4 levels. First of all is the concept of the bioelements, and then atomic and some subatomic level, and the second level is the molecular level, and at third level we'll discuss the formation of organelles and the cells. So coming to our first point, it is the bioelements, means the elements of life. All those elements that are found in the bodies are the cells of the living organisms. If we see 92 naturally occurring elements, 16 are the bioelements, means out of 92 naturally occurring elements, 16 elements are found in the bodies of the living organisms. So these are the bioelements. अगर देखा जाए तो कुदरती तौर पर जो 92 अनासिर पाए जाते हैं, उनमें से 16 अनासिर ऐसे हैं जो ज़िंदा जानदारों की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। तो इनको हम बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं, क्योंकि ये ज़िंदा जानदारों की बॉडी का हिस्सा है, ज़िंदा जानदारों की बॉडी में होने वाले लाइफ प्रोसेसेस के अंदर हिस्सा लेते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी के अनासिर हैं। अगर इन 16 अनासिर में से देखा जाए तो 6 अनासिर ऐसे हैं जो हमारी बॉडी का, पूरे जिस्म का या पूरे सेल के मैस का 99% हिस्सा बनाते हैं, और बाकी जो 10 एलिमेंट हैं वो हमारे जिस्म का, यानी पूरी बॉडी के टोटल मैस का 1% हिस्सा बनाते हैं। Out of these 16 bioelements, only the 6 elements that are known as the major elements makes the 99% of the total mass of our body. So that is why these are called as major bioelements. The 10 remaining elements makes the only 1% of the total body mass of our body, that are called as the minor elements. Now we will see how to remember the percentage or the amount of these 6 bioelements and the 10 minor elements. In the 6 bioelements, the first element that is found in the higher concentration is the oxygen, that is found in living organisms, or the total mass of the living organism is 65. Carbon has a percentage of the 18, hydrogen 10, nitrogen 3, calcium is found in 2%, and phosphorus contributes the 1% of the total body mass of our body. So these are the 6 major bioelements. अगर देखा जाए तो
जो 6 बड़े बायो एलिमेंट्स हैं वो हमारे जिस्म का 99% हिस्सा बनाते हैं। उनमें ऑक्सीजन की मिकदार सबसे ज़्यादा, जो कि हमारे जिस्म का 65% हिस्सा बनाती है। और उसके बाद कार्बन 18% हमारी बॉडी के मैस का हिस्सा बनती है। और इसी तरह से अगर बॉडी के मैस के हिसाब से देखा जाए, हाइड्रोजन 10% है, और नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% और फास्फोरस 1% हमारे टोटल बॉडी मैस का हिस्सा होती हैं। तो 16 बायो एलिमेंट्स में से ये 6 एलिमेंट्स हमारी बॉडी का मिलकर 99% बॉडी का मैस बनाते हैं। तो इसी वजह से हम इनको मेजर बायो एलिमेंट्स कहते हैं। बाकी जो 10 बायो एलिमेंट्स हैं इनको हम माइनर एलिमेंट्स का नाम दे देते हैं। और इनके नाम को याद रखने के लिए ये उर्दू की एक स्टेटमेंट जो है इसको हम याद रखते हैं, और इसके स्पेलिंग के ज़रिए से हम उन 10 बायो एलिमेंट्स के नाम को याद रखेंगे। जैसे ये स्टेटमेंट सामने नज़र आ रही है, किसने कल IMF को मैगज़ीन दिया। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला वर्ड किस है, इसके हर्फ काफ से एक एलिमेंट हमने डिनोट किया है जो कि के है, एंड के स्टैंड्स फॉर पोटाशियम, एंड सीन स्टैंड्स फॉर एस, एंड इट इज़ द सिंबल ऑफ सल्फ़र। इसकी परसेंटेज देखी जाए तो ये 25% है, और पोटाशियम की परसेंटेज देखी जाए तो ये 35% है। इसी तरह से अगला लफ्ज़ ने है। ने को अगर हम स्पेल करें तो ये N और A पर मुश्तमिल होगा, और हम देखते हैं कि N और A जो है ये सिंबल है सोडियम का, और इसकी परसेंटेज देखी जाए तो ये 15.15% पाया जाता है, हमारी बॉडी के टोटल बॉडी में इसका हिस्सा है। इसी तरह से अगला लफ्ज़ है कल। कल को अगर हम स्पेल करें तो Cl से हम इसको जो है वो स्पेल करेंगे, तो Cl जो है ये सिंबल बन जाता है क्लोरीन का, जो हमारी बॉडी के अंदर 15% पाई जाती है। अगला लफ्ज़ है IMF। I, कैपिटल I जो है ये सिंबल बनता है आयोडीन का, और इसी ही तरह से अगला वर्ड M है। M के साथ एक छोटा n लगाते हैं हम, तो ये लफ्ज़ बन जाता है Mn, जो कि सिंबल है मैंगनीज़ का। इसी तरह से अगला लफ्ज़ F है। F के साथ अगर हम छोटा e लगाएं तो ये सिंबल बन जाता है आयरन का, जिसकी परसेंटेज हमारी बॉडी के अंदर 0.004% होती है। अगला लफ्ज़ को है। अगर को हम स्पेल करेंगे इंग्लिश में तो हम इसके स्पेलिंग लिखेंगे CU। Cu इज़ द सिंबल ऑफ कॉपर, तो ये कॉपर को ज़ाहिर करता है को का लफ्ज़। इसी तरह से अगला लफ्ज़ है मैगज़ीन। मैगज़ीन में 2 लफ्ज़ इकट्ठे हैं, एक है मैग और दूसरा है जीन। अगर हम मैग के वर्ड को देखें तो इसके स्पेलिंग हम बनाएंगे MG, मैग। तो Mg इज़ द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम, और इसकी फ़ीसद मिकदार देखी जाए तो 0.05% हमारी बॉडी में पाई जाती है। इसी तरह से आखिरी जो पोर्शन बच गया इस वर्ड का वो जीन है, और अगर हम इसके स्पेलिंग बनाएंगे तो ये Zn बनेगा, यानी जिंक। Zn इज़ द सिंबल ऑफ जिंक। और दिया का जो लफ्ज़ है ये हमने अपनी स्टेटमेंट मुकम्मल करने के लिए लगाया है। So now these are the minor bioelements. For the understanding we have make an statement in Urdu. किसने कल IMF को मैगज़ीन दिया। When we spell these Urdu words in English, these become the symbols of our 10 minor bioelements. तो हम इनको याद रखने के लिए ये उर्दू का जुमला याद रखेंगे, ताकि इन माइनर एलिमेंट्स को मेजर बायो एलिमेंट्स के साथ और इनकी फ़ीसद मिकदार को उसके साथ मिक्स ना कर दिया जाए। जिन माइनर एलिमेंट्स की यहाँ पर फ़ीसद मिकदार नहीं दी वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही ट्रेसिस अमाउंट के अंदर पाई जाती है, लिहाजा हमारी बुक में उसकी वैल्यू मौजूद नहीं है। तो ये जो 4 या 5 वैल्यूज़ दी हैं हमने इन्हीं को ही याद करना है। So next level of organization is the first level of organization. It is the atomic and subatomic level. Atom is defined as the smallest particle taking part in chemical reactions.
अगला जो हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल है। अगर हम एटम को तारीफ से डिफ़ाइन करें तो हम कहते हैं वो छोटे से छोटा ज़र्रा जो किसी भी कीमियाई तामुल के अंदर रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेता है, एटम कहलाता है। और हम देखते हैं कि एटम्स ये एलिमेंट्स के नुमाइंदगान होते हैं, यानी एटम्स के अंदर जो खसूसियात हैं वो जिस एलिमेंट से बिलोंग करता है उस जैसी खसूसियात होता है। means that atoms retain the properties of the elements, and the atom consists of one nucleus, and the nucleus contains proton and neutrons and its orbits. In the orbits electrons revolves. अगर हम एटम की साख्त पर गौर करें तो हम देखते ये हैं कि एटम में एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं और इसके ऑर्बिट्स में दायरों में गर्दिश करते हुए इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एंड द नेक्स्ट लेवल इज़ द सब एटॉमिक लेवल आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। दीज आर द पार्टिकल्स बाय विच एटम इज मेड। देयर आर द थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट आर मेकिंग एन एटम: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। इन तीन ज़र्रों से मिलकर एक एटम मार्ज वजूद के अंदर आता है। और एटम की अगर साथ पर हम गौर करें तो उसका सेंटर है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नज़र आते हैं और दायरों में उसके ऑर्बिट्स हैं जिसमें गर्दिश करते हुए इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो अपने नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए ज़रा यहाँ पर हम गौर करते हैं कि एटम कब मार्ज वजूद में आता है कि जब एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स में एक कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनाइजेशन एक पाए तकमील तक पहुँचे, एक अजीम दर्जे तक पहुँचे, तो वो फिर अपनी एक साख्त, अपनी एक खसूसियात बरकरार रखने के काबिल होता है। तो इसको हम एटम कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन की एक प्रॉपर पोजीशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इसी तरह से एटम में न्यूक्लियस की भी एक पोजीशन है और उसकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके साथ शामिल होते हैं। तो इस तरह से लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए लाइफ के जो दो पहले करैक्टर इससे पहले टॉपिक में हमने पढ़े थे, हाईली ऑर्गेनाइज्ड होना और कोऑर्डिनेशन पाया जाना, ये बड़ी अहम है इन लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को समझने के लिए। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में ऑर्गेनाइज हो जाएं तो इससे मिलकर जो है वो एटम मार्ज वजूद में आते हैं। और इसी तरह से जब एटम्स आपस में ऑर्गेनाइज हों, आपस में कोऑर्डिनेट करें मुख्तलिफ तरह के बॉन्ड्स के साथ, तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। सो आवर नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ द मॉलिक्यूलर लेवल। Molecule is a stable particle formed by the combination of two or more than two atoms of the same elements or the different elements। अगर देखा जाए तो मॉलिक्यूल एक ऐसा क़याम पज़ीर ज़र्रा है जो दो या दो से ज़्यादा एटमों के मिलने से बनता है, जो एक ही अंसर से ताल्लुक़ रख सकते हैं या मुख्तलिफ एलिमेंट से भी इनका ताल्लुक़ हो सकता है। अगर हम देखें तो बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम मॉलिक्यूल्स को 4 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड करेंगे। एक जिसको हम कहते हैं माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और दूसरा हम बनाते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के हवाले से। So first of all is the type of molecule is micromolecules. Micromolecules are those molecules that have low molecular weight, for example glucose, amino acid, fatty acids and the nucleotides. All of these are the micromolecules because their molecular weight is less. And the second one is the macromolecules. Macro means huge or the large size molecules. These are the molecules that have high molecular weight, for example carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acids. These are the molecules of huge sizes, so these are called macromolecules. अगर देखा जाए तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, जो छोटे साइज़ के होते हैं, हल्के होते हैं वज़न के एतबार से, माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स हैं। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है और ये बड़े साइज़ के होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट निशास्ता धारक में मौजूद है, तमाम के तमाम प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड जिसमें डीएनए और आरएनए आते हैं। ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स हैं। सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज़ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स।
Organic molecules are those molecules that contains both carbon and hydrogen at the same time. यानी वो तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एक ही वक्त में मौजूद हो, जैसे कि ग्लूकोज है, इसमें कार्बन भी मौजूद है और हाइड्रोजन भी एक ही साथ। इसी तरह से जो दूसरी किस्म है मॉलिक्यूल्स की, इसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो वो तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स जिनमें या तो कार्बन मिस हो या हाइड्रोजन मौजूद ना हो, इनको हम कहेंगे ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर्स है, या इसी तरह से मिनरल्स जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, इस तमाम के तमाम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं बाय कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। इन द सिमिलर वे आवर नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। Organelles can be defined as the subcellular structures with specific functions, like mitochondria have a function of respiration and production of ATP or energy. अगर ऑर्गेनेली को देखा जाए तो ऑर्गेनेलीज सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, यानी सेल के अंदर पाए जाते हैं। जिस तरह से सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन थे, वो सेल के अंदर पाए जाते थे, जिनके ऑर्गेनाइज होने से सेल मार्जे वजूद में, एटम मार्जे वजूद में आता है। इसी तरह से ऑर्गेनेलीज सब सेलुलर साख्ते हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, इनके ऑर्गेनाइज होने से सेल मार्जे वजूद में आएगा। और ख़ुद ऑर्गेनेली इससे पिछले लेवल के जो कंपोनेंट्स यानी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमने पढ़े, इसी तरह से माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं, उनके ऑर्गेनाइज होने से मार्जे वजूद में आते हैं। Organelles are formed by the combination of different micro, macro, organic and inorganic molecules. In the similar way, our next level is the cellular or the cell level. Cell is the basic structural and the functional unit of life. It is formed by the coordination and organization of the subcellular organelles, and the three main component of the cell is the nucleus, cytoplasm with its organelles, and the cell membrane. Additionally, cell wall in the plant cells and the fungi cells are the cells of the algae. अगला लेवल जो है वो सेल लेवल है, जिसको हम कहते हैं ये ज़िंदगी की बुनियादी इकाई है, साख्त के अतबार से और ज़िंदगी के अफ़आल के अतबार से। देखा जाए तो सेल सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज़ की मदद से या सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज़ के ऑर्गेनाइज होने से मार्ज़े वजूद में आता है। और सेल के बुनियादी कंपोनेंट न्यूक्लियस, दूसरा इसका साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनेलीज़, और तीसरा सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल है। तो देखा जाए तो टाइप्स ऑफ सेल्स में दो टाइप्स के सेल्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। वन टाइप इज़ ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड सेकेंड वन इज़ द यूकैरियोटिक सेल्स। Prokaryotic cells are the cells that have not a definite nucleus and no double membranous organelles, because these are the primitive and old types of the cells. In contrast, eukaryotic cell is the cell with a double membranous and a definite nucleus and all the subcellular organelles double membranous organelles. It is a new and advanced type of the cell. सेल की इकसाम को देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल पुराने और बग़ैर किसी वाज़े न्यूक्लियस के और बग़ैर डबल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेलीज़ के सेल्स को कहा जाता है, जिसकी मिसाल बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जिनमें डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस मौजूद हो और सेल के अंदर पाए जाने वाले दूसरे ऑर्गेनेलीज़ भी डबल मेम्ब्रेनस होंगे, ये यूकैरियोटिक सेल में शुमार होंगे। एनिमीलिया सेल, प्लांटी सेल, एल्जी और फंजाई, ये बाकी चार किंगडम्स के जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये यूकैरियोटिक सेल्स पर मुश्तमिल हैं। So in this way our second lecture on the levels of organization of our first chapter is completed. Good luck and stay blessed.